नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसराइल देश कैसे बना। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसराइल की एग्जिस्टेंस के पक्ष में बहुत से देश हैं और इसके विपक्ष में भी बहुत से देश हैं। बहुत से देश है, बहुत से लोग, मुख्यतः जो अरब देश हैं उनमें से कुछ अरब देश, सारे नहीं लेकिन कुछ अरब देश, जो इसराइल की एग्जिस्टेंस को ही नकारते हैं और इसी मानसिकता से पनपे हैं हमास और हिजबुल्लाह जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको मैंने अलग अलग वीडियोस में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसराइल इतना कंट्रोवर्शियल देश क्यों है, इसके बनने की क्या हिस्ट्री है जिसकी वजह से आज भी इसकी एग्जिस्टेंस कंट्रोवर्शियल है। इसके साथ हम देखेंगे कि जियोनिज्म क्या है, जियोनिज्म का यहाँ पे क्या रोल है, और ये जो दो लोगों की फोटो मैंने लगाई है ये कौन है और इनका इसराइल देश बनाने में क्या योगदान है। अमेरिका, यूके और यूनाइटेड नेशन, इन तीनों का इसराइल को बनाने में क्या योगदान है। और अंततः हम देखेंगे कि इसराइल के जो लोग हैं, ज्यूज लोग, इनका नाम ज्यू कहाँ से आया, जुडिज्म नाम कहाँ से आया और अब्राहम से इनका क्या कनेक्शन है। विस्तार से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत सी नई चीज़ें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाली हैं। वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसराइल देश की जो एग्जिस्टेंस है, इसकी बातें, एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्टेंस की बातें सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में, लेट 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई, जब जियोनिज्म पनपने लगा। जियोनिज्म जो कि ये बात करता है कि ज्यूस के लिए एक अलग देश होना चाहिए, जो कि है इसराइल। इसराइल के अलग देश बनाने की बातें सबसे पहले थियोडोर हर्जल ने करने शुरू करी थी, जिन्हें फाउंडिंग फादर कहा जाता है जियोनिज्म का। एक ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि एक ऐसा देश होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ज्यूस का देश ही होना चाहिए, ये है जियोनिज्म। इसके जो फाउंडिंग फादर हैं उनका नाम है थियोडोर हर्जल, जिन्होंने लेट 19वीं सेंचुरी में ये बातें शुरू करी। अभी यहाँ पे जब इन्होंने ये बातें, ये मांग करना शुरू करी और कई ज्यूज ने इनका साथ देने शुरू किया, उस समय पैलेस्टीन, उस समय इसराइल नहीं था, ध्यान रखिए, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के ऊपर ओटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था। वो पैलेस्टीन जो हिस्टोरिकली ज्यूस का होम हुआ करता था, ज्यूस का घर हुआ करता था। तो अब यहाँ पर भी इतिहास इसका ये है कि पहले जो ये आज का इसराइल है, ये पहले सिर्फ मुस्लिम कंट्री था पैलेस्टीन। इससे भी पहले ये पूरा का पूरा ज्यूस का देश हुआ करता था, ज्यूस का होमलैंड हुआ करता था। धीरे धीरे यहाँ पे अलग अलग पावर्स ने राज किए, जिसमें रोमन्स भी आए और बाकी भी आए। अंततः जब यहाँ पर ओटोमन एम्पायर का राज आया तो ज्यूस के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। पहले जब बाकियों ने राज किया तब भी अत्याचार था, लेकिन ओटोमन एम्पायर के समय कहा जाता है कि अत्याचार बहुत बढ़ गया, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो था वो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कट्टर इस्लामिक एम्पायर था। तो यहाँ से धीरे धीरे जो ज्यूस थे उनका पलायन शुरू हो गया, या तो उन्हें मारा जाने लगा या फिर उनको भगाया जाने लगा। तो ज्यूज ने अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया और यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो बढ़ने लग पड़ी और अंततः ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बन गया, जिसका नाम है पैलेस्टीन, जो कि ओरिजिनल होम था ज्यूज का। अब क्योंकि ये पैलेस्टीन हिस्टोरिकली ज्यूज का घर था, इसलिए जब जियोनिज्म की बात शुरू हुई तो उस समय थियोडोर हर्जल, जो कि फाउंडिंग फादर थे जियोनिज्म के, उन्होंने इसी जगह को मोस्ट डिज़ायरेबल लोकेशन माना एक ज्यूस स्टेट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात लड़ाई झगड़े की स्टार्टिंग में नहीं थी, बल्कि पैलेस्टीन के विदिन एक छोटा सा एरिया वो चाहते थे ज्यूस लोगों के लिए, जो ज्यूस स्टेट बने। इसीलिए उन्होंने ओटोमन एम्पायर को एक पिटीशन डाली और कहा कि आप एक चार्टर लागू करिए जिसमें एक छोटा सा एरिया ज्यूस को दे दिया जाए जो ज्यूस स्टेट कहलाए। लेकिन ओटोमन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इस प्रकार से ये जो पिटीशन थी ये अनसक्सेसफुल हो गई। अभी ये वो समय था जब पूरी दुनिया में ज्यूस के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की नाजी आर्मी हो या फिर सोवियत यूनियन हो, जिसको यूएसएसआर भी कहते हैं, जो कि आज का रशिया है। यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, कैसे ये बना, कैसे इसका विघटन हुआ। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो शायद ही ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यूएसएसआर से रिलेटेड या सोवियत यूनियन से रिलेटेड जो आप गलत कराएं। इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चाहे वो हिटलर
हिटलर की नाजी आर्मी हो, सोवियत यूनियन हो या यूरोप के बाकी कुछ देश हों, हर जगह ज्यूज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनको मारा जा रहा था, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। और जर्मनी की नाजी आर्मी के द्वारा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल किया, न जाने कितने लोगों को मार दिया गया और बहुत ही भयानक मौत वहाँ पे ज्यूज़ भाइयों बहनों को मिली। तो ये कारण था कि ज्यूज़ ईस्टर्न यूरोप से और रशिया से धीरे धीरे पैलेस्टीन की तरफ माइग्रेट होने शुरू हो गए। अब यहाँ पर आता है वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन में क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो पैलेस्टीन के ऊपर अंग्रेज़ों का राज आ गया, ब्रिटेन का रूल आ गया। तो अब जो पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, अब वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ जाता है। लेकिन जो ज़ियोनिज़्म की ज्यूज़ के लिए अलग देश बनाने की मांग थी, वो निरंतर चली आ रही थी। उसके बाद 1945 का साल आता है जब वर्ल्ड वार टू का अंत हुआ। वर्ल्ड वार टू के अंत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने ज़ियोनिस्ट कोर्स को उठाया, यानी कि जो ज़ियोनिस्ट कोर्स था, यानी जो ज़ियोनिस्ट मांग कर रहे थे कि ज्यूज़ के लिए एक अलग देश होना चाहिए, वो कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ने अब 1945 में वर्ल्ड वार टू के बाद उठाया। कारण ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मिडल ईस्ट में बैलेंस बनाना अनिवार्य था। यूनाइटेड स्टेट बहुत ही ज़बरदस्त देश है, ज़बरदस्त इन द सेंस कि ये बहुत ही सेल्फिश कंट्री है अपने देश के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक तरफ तो अरब देशों के साथ दोस्ती करी, वहाँ से कच्चा तेल लेके अपने भंडार भरे, और दूसरी तरफ उन्होंने इसराइल की मांग को जायज़ ठहराया, यानी कि जो ज़ियोनिस्ट की मांग थी एक अलग देश ज्यूज़ के लिए बनाने की, उसे जायज़ ठहराया। इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस बनाने की बात करी, जहाँ पे वो अरब देशों के साथ एलाई भी हैं और इसराइल की एग्जिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। आज भी इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत से अरब देशों का बड़ा ज़बरदस्त एलाई है, जैसे कि सऊदी अरेबिया। ये दोनों देश मिल के यमन में हौथी रेबल्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि यमन में इस समय बुरा हाल है। वहाँ पे डायरिया और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि एक ही पोर्ट हुआ करता था, सना पोर्ट, वो भी तोड़ दिया गया। तो हौथी रेबल्स के लिए दोनों इकट्ठे हो गए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और बाकी भी अरब वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूएस की बड़ी ज़बरदस्त एलाइज़ हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बैलेंस बनाने की बात करी कि एक तरफ तो हम अरबों के एलाइज़ हैं और दूसरी तरफ हम ज्यूज़ लोगों के लिए अलग देश बनाने के भी पक्ष में हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्योंकि ज़ियोनिस्ट कॉज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उठा लिया, तो यहाँ पे इसका थोड़ा वजन बढ़ गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पावरफुल देश है और वर्ल्ड वार टू के बाद तो बहुत ही पावरफुल हो गया। लेकिन पैलेस्टीन में अभी भी ब्रिटेन का राज था, और जो ज़ियोनिस्ट थे उनकी ज्यूज़ के लिए अलग देश की मांग कंटिन्यू चली जा रही थी, और बीच बीच में मुस्लिम्स और ज्यूज़ के बीच में छोटी मोटी वायलेंट क्लैशेस भी होते रहते थे। अब ब्रिटेन को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि ब्रिटेन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को निकालने के लिए अनेबल था, वो इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। इसलिए उसने इस प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशंस को रेफ़र कर दिया। यूनाइटेड नेशंस, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। यूएन और उनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और बाकी भी जो मैंने वीडियोज़ बनाई, हमास है, हिजबुल्लाह है, इसराइल के ऊपर जो अभी हमला हुआ है 5000 रॉकेट से, वो है। फिर अभी जो 5000 रॉकेट से हमला किया है हमास ने इसराइल के ऊपर, वो है। फिर ये जो 5000 रॉकेट्स दागे गए, इसमें से 90% को इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। कैसे? कारण था आयरन डोम सिस्टम। कैसे काम करता है इसको भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। तो ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो दोबारा यहाँ पे अपने टॉपिक पे आओ। क्योंकि ब्रिटेन इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था, तो इस प्रॉब्लम को उसने रेफ़र किया यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशन नवंबर 1947 को एक रेजोल्यूशन लेकर आए, जहाँ पे वोटिंग होनी थी इस बात के लिए कि क्या पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाना चाहिए और उसका कुछ हिस्सा इसराइल को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो नवंबर 1947 में इसके ऊपर वोटिंग होती है, और यूनाइटेड नेशन के मेजॉरिटी मेंबर्स ने पैलेस्टीन के पार्टीशन के पक्ष में वोट दिया, और इस प्रकार से पैलेस्टीन का पार्टीशन हो गया। नवंबर 1947 में जैसे ही इसका पार्टीशन हुआ, तो 1948 में डेविड बेन गुरियन, जो कि जूइश एजेंसी के हेड थे, उन्होंने स्टेट ऑफ इसराइल को
प्रोक्लेम कर दिया, दावा कर दिया कि ये जो एरिया है ये स्टेट ऑफ इसराइल है। और ये पूरी दुनिया में पहली जूइश स्टेट बनी, यानी पहला ऐसा देश बना जो कि जूइश लोगों के लिए था। वहाँ पे जूइश लोगों को अपना घर मिला इतने सालों के एग्जोडस के बाद। ब्रिटिश आर्म फोर्सेस उसी दिन वहाँ से विड्रॉ कर गई। जिस दिन ये प्रोक्लेमेशन हुई उसी दिन ब्रिटिश आर्म फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ कर गई। और जैसे ही ब्रिटिश आर्म फोर्सेस वहाँ पे विड्रॉ कर गई तो इसराइल में अरब और ज्यूज के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध बड़ा भयानक था। बहुत से देशों ने, जैसे कि पैलेस्टीन हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, सारों ने मिल के ज्यूज के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन ज्यूज अंततः इस युद्ध में जीते और ये जो देश था, ये जो टेरिटरी थी इसराइल की, जो कि पहली जू स्टेट थी, ये इस्टेब्लिश होगी। इसके बाद इसराइल और पैलेस्टीन और अरबों के बीच में बहुत युद्ध हुए। फर्स्ट इसराइल अरब वॉर, सेकंड इसराइल अरब वॉर, इस प्रकार से बहुत युद्ध अभी तक अरब और इसराइल के बीच में हो चुके हैं। लेकिन इसराइल हमेशा युद्ध को जी जाता है। इसराइल का ये मानना है कि आपने युद्ध करना है, हम आपको मना नहीं करेंगे, आप युद्ध करिए। लेकिन जब भी युद्ध खत्म होगा तो जहाँ पर हमारी इसराइल की आर्मी होगी वो हमारे देश का नया बॉर्डर बनेगा। तो इसी विचारधारा के कारण पहले जो छोटा सा इसराइल था वो आज आपको काफ़ी बड़ी टेरिटरी का देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे पैलेस्टीन छोटा होता गया और जो इसराइल है वो बड़ा होता गया। अब जैसे मैंने कहा कि अरब कंट्रीज़ में और इसराइल के बीच में बहुत युद्ध अभी तक हो चुके हैं, लेकिन इसमें एक युद्ध बड़ा प्रमुख है, वो है 1967 का 6 डे वॉर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ज़रा इस मैप को देखिए। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये है इसराइल, ये है इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, टर्की, साइप्रस, लेबनान। 1967 के 6 डे वॉर में इसराइल ने ये जो गाज़ा स्ट्रिप आपको दिख रही है ना छोटी सी, इसका आधा हिस्सा और वेस्ट बैंक का आधा हिस्सा, इन दोनों को जीत लिया। ओब्वियसली युद्ध हुआ और युद्ध में जैसे मैंने कहा कि इसराइल का मानना है कि जहाँ पे युद्ध के बाद हमारी आर्मी खड़ी होगी वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर होगा। तो इसलिए यहाँ पे आधा वेस्ट बैंक गया, आधा गाज़ा गया। तो आधा जो गाज़ा है वो इसराइल के पास चला गया, आधा अभी भी पैलेस्टीन के पास है। तो जो पैलेस्टीन वाला गाज़ा है यही वो गाज़ा स्ट्रिप है जहाँ से हमास के आतंकियों ने 5000 रॉकेट्स इसराइल की तरफ दागे, जिसमें से 90% को इसराइल ने इंटरसेप्ट किया। 90% को कैसे इंटरसेप्ट किया? आयरन डोम सिस्टम की वजह से। और ये जो 5000 रॉकेट्स दागे गए हैं इनको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। हमास जो है इसकी क्या विचारधारा है, इसका बर्थ कैसे हुआ, इसे भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। हमास के साथ साथ ये जो लेबनान है यहाँ पर भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्थित है और उसने भी इसराइल के प्रति कुछ रॉकेट्स दागे थे इसी युद्ध में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिजबुल्लाह। तो इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक एक करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। और इसराइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट को अगर आपको समझना है तो उसको अच्छे से समझने के लिए भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और इतने ज़्यादा जब देश मिलकर एक हो जाते हैं इसराइल के खिलाफ तो क्या कारण है कि उसके बावजूद भी इसराइल अपने आप को डिफेंड करने में सक्षम है। 2011 के बाद से जो युद्ध हुए हैं उनमें जो डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा रोल आयरन डोम टेक्नोलॉजी का है, जिसको मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको सिखाया है कि कैसे आयरन डोम सिस्टम काम करता है। 3 इसके सिस्टम होते हैं, 5 इसके स्टेप्स होते हैं। सारों को मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाया है। इन सारी वीडियोस को देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोबारा अपने टॉपिक पे आइए। 1967 का 6 डे वॉर, जिसमें आधा वेस्ट बैंक गया, आधा गाज़ा स्ट्रिप गया, कहाँ पे? इसराइल की तरफ। अब यहाँ पे ये जो युद्ध है और इसके बाद जब वेस्ट बैंक और गाज़ा के कुछ हिस्से इसराइल ने अपनी तरफ ले लिए, इसे कई देश एक्सेप्ट करते हैं, कई देश एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं। तो कई कंट्रीज़ कहती हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में 1967 के पहले का जो बॉर्डर है हम उसे ही मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये जो नया बॉर्डर है इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसलिए यहाँ पे ये 1967 का 6 डे वॉर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसराइल के लोगों की, ज्यूज लोगों की बात करें तो ये अपना ओरिजिन अब्राहम से ट्रेस करते हैं।
अब्राहम ने ये बिलीफ इस्टेब्लिश किया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है। उस भगवान को उन्होंने क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कहा था कि एक ही भगवान है जिसने पूरे के पूरे यूनिवर्स को बनाया है। अब्राहम, इनका सन यित्शक जिसको आइसाक भी कहते हैं, और इनका ग्रैंडसन जैकोब जिसे इसराइल भी कहते हैं, इन तीनों को मिलके पैट्रियार्क्स ऑफ द इसराइलाइट्स ये कहा जाता है। अब्राहम, उनके बेटे यित्शक जिन्हें आइसाक भी कहते हैं, उनके ग्रैंडसन अब्राहम के ग्रैंडसन जैकोब जिन्हें इसराइल भी कहते हैं, ये तीनों के तीनों पैट्रियार्क्स लैंड ऑफ कैनान में रहा करते थे, जिसे आज का लैंड ऑफ इसराइल कहा जाता है। इनकी पूरी की पूरी फैमिली को हेब्रोन में मारत हामा चपेला में बरी किया गया था, जिसे टॉम्ब ऑफ द पैट्रियार्क्स भी कहते हैं। अभी यहाँ पे एक नाम पर ध्यान दीजिएगा, वो है जैकोब। जैकोब के 12 बच्चे थे जिनका नाम था रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, अशर, यिसाचर, ज़ेबूलून, योसेफ और बिन्यामिन। ये जैकोब के 12 बेटे थे। ये 12 के 12 बेटे 12 ट्राइब्स के कर्नल्स थे, 12 ट्राइब्स के हेड थे। इन सारों ने मिलकर बाद में जूस नेशन को डेवलप किया था। तो ये 12 बच्चे थे जो 12 ट्राइब्स के कर्नल थे, बाद में इकट्ठा आए और इन्होंने जूस नेशन को डेवलप किया। अब इन 12 बच्चों में एक बच्चे पर ध्यान दीजिए, यहूदा। यहूदा नाम से ही ज्यूस का नाम आया है, यहूदी। तो अगर आपने पिछले कुछ टाइम में ये जो इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इसको अगर किसी हिंदी न्यूज़पेपर में या हिंदी न्यूज़ चैनल में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने शब्द सुना होगा यहूदी। ये जो यहूदी है ये यहूदा शब्द से आया है। इसी यहूदा को जुदा भी कहते हैं। तो इसके जुदा नाम से आया जुडिज्म, जो कि ज्यूस का धर्म है, और यहीं से आया ज्यू। तो ये जो यहूदा है जैकोब के 12 बेटों में से एक बेटा, इसी के नाम से आया यहूदी, इसी को कहते हैं जुदा, वहाँ से आया जुडिज्म, और इसी के नाम से आया ज्यू। तो इसराइल, इसराइली और ज्यूस, इन सब का जो ओरिजिन है वो सेम है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पे कोई कमी लगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी इतनी ज़्यादा रीच नहीं हो पा रही है, मेरी वीडियोज़ में इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरी कमी रही होगी। तो मेरी क्या कमी है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी कमियाँ बताएं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकूं। मैं मानता हूं कि मेरी वीडियोस को देख के आपको थोड़ी बहुत तो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती ही होंगी। तो अगर मेरी वजह से आपका थोड़ा बहुत भी ज्ञान में ग्रोथ हो रही है तो प्लीज़ मुझे भी मेरी कमियां बताएं, ताकि मैं भी अपनी कमियों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करूँ और उन कमियों से सीख के अपने आप को इम्प्रूव करूं, और मेरी भी ग्रोथ हो, मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो। तो मेरी वीडियोस को देखने के बाद जो भी आपको कमी लगे उसको बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।